नमस्ते बच्चों। आज मैं पूनम सिंह आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड की परीक्षा में समास के 4 अंक निर्धारित हैं। इसका समास विग्रह भी पूछा जा सकता है और समस्त पद बनाना भी पूछा जा सकता है। साथ में समास का नाम तो पूछा ही जाता है। और समास आप सबको बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं, हार्ड लगते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप समास आसानी से कर सकते हैं और 4 में से 4 अंक पूरे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, समास की परिभाषा बताती हूँ। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया शब्द बनाया जाता है तो उसके मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं, या समझ लीजिए 2 शब्द होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। और जब इसके मेल से एक नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहा जाता है। जैसे 10 प्लस आनन में दशानन समस्त पद है। दश तो पूर्व पद है और आनन उत्तर पद है। समास विग्रह उसे कहा जाता है जब समास के सब पद अलग अलग कर दिए जाते हैं, उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि पाप और पुण्य का विग्रह होगा, पाप पुण्य का विग्रह होगा पाप और पुण्य। समास के 4 भेद होते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो सबसे पहले मैं आपको अव्ययीभाव समास के बारे में बताऊंगी। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। जिस और समास से जो शब्द बनता है वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है नॉन चेंजेबल शब्द। इसका मतलब है, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आगे जो भी शब्द लगेगा वह अव्यय होगा, या दूसरे शब्दों में समझ लीजिए वह उपसर्ग के समान होगा। तीसरा, वो अपने आप में कंप्लीट शब्द होगा। चौथा, वो रिपीटेड शब्द भी उसमें हो सकते हैं। जैसे आपके सामने देखिए, आजीवन, जीवन भर, आजन्म, जन्म से लेकर, आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब आप इसमें देखिए, आजीवन में आ है, आजन्म में आ है, यथाशक्ति में यथाशक्ति है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि इसमें बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि रातों रात, बातों बात। तो जब भी अव्यय समास का विग्रह हो तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें फर्स्ट वर्ड अव्यय होना चाहिए, उपसर्ग भी हो सकता है, कंप्लीट शब्द भी हो सकता है, और यथा और प्रति वाले शब्द इसमें अधिक आते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पहले पद के साथ लगी विभक्ति का लोप होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब आप समझेंगे विभक्ति क्या होती है। कारक चिन्ह जो होते हैं वही विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को, करण से आपको शायद याद होगा। इन चिन्हों का प्रयोग करके जो विग्रह किया जाता है वह तत्पुरुष समास होता है। कारक में कर्ता और संबोधन को छोड़कर सभी विभक्ति प्रयोग होती है, जैसे के, लिए, को, से, की, का, के, की। ये सब कारक जो चिन्ह हैं वो तत्पुरुष समास में प्रयोग होते हैं। अब जैसे आपके सामने उदाहरण है, ग्रामगत, ग्राम को गत, परलोक गमन, परलोक को गमन, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, देशगत, देश को गत। अब तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। पहला होता है कर्मधारय तत्पुरुष, दूसरा होता है द्विगु तत्पुरुष। कर्मधारय पद में जिस समास पद में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य क्या होता है? जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण विशेष्य कहते हैं। जैसे कि हरी साड़ी, काली कमीज, तो इनको विशेषण विशेष्य बोला जाता है। तो ये सब कर्मधारय तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात पहले वाला पद की बजाय दूसरा वाला पद इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे आपके सामने देखिए, नीलकमल, नीला है जो कमल, परमानंद, परम है जो आनंद, महात्मा, महान है जो आत्मा, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। इसमें देखिए दोनों पदों का समान स्थान है। तो हम इसमें विग्रह करते समय बीच में, दोनों शब्दों के बीच में 3 शब्द लगाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, है जो, के समान और रूपी। यदि आपको समस्त पद बनाना है तो आप झट से पहचान सकते हैं इन 3 बातों को याद रख के।
अरे ये तो कर्मधारय समास है जो, के समान और रूपी। अगला पद है द्विगु समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। यह समस्त पद किसी न किसी समूह का बोध कराता है और हम जब भी इसका विग्रह करेंगे तो इसमें एक शब्द लगाएंगे, का समूह। इसकी पहचान ये है, इसका पहला पद तो संस्कृत का भी होता है और संख्यावाची भी होता है, अर्थात संख्या से शुरू होता है। और जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे, जैसे आपके सामने उदाहरण है, दो पैर, दो पैरों का समूह, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, चतुर्मुख, चार मुखों का समूह। अब आते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, समान महत्व रखते हैं। समस्त पद बनाने पर इसमें समुच्चय बोधक अवयवों का लोप हो जाता है। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? आपने देखा होगा कई बार दो शब्दों के बीच में एक छोटा सा डैश का चिन्ह लगा होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन। आपके सामने उदाहरण है, देखिए, भला बुरा, बीच में छोटा सा निशान लगा है। इस चिन्ह को हम हटा के इसके बीच में लगाएंगे और भला बुरा का विग्रह हो जाएगा, भला और बुरा। पूजा अर्चना का हो जाएगा, पूजा और अर्चना। सुख दुख का हो जाएगा, सुख और दुख। यहाँ पर कभी कभी अपवाद भी है, कुछ शब्द संधि से भी जुड़े होते हैं, जैसे कि गर्मा गर्म, यशाप यश। ठीक है। अब देखिए बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना हो, कोई अन्य ही पद प्रधान हो, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। अर्थात जैसे कि नीलकंठ, इसका विग्रह हम जब करेंगे तो इसमें कोई विशेष अर्थ आएगा। नीलकंठ बोलते ही हमारे दिमाग में शिव जी दिखाई देते हैं। दशानन होता है तो हमारे दिमाग में रावण आता है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें अक्सर 90% भगवान के नाम होते हैं। अब आपके सामने उदाहरण है, वो हम देखेंगे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। दशानन, दशयानन जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर, पीले है अंबर जिसके अर्थात विष्णु। पंकज, पंख में जन्म लेने वाला है जो अर्थात कमल। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी है विष्णु। और जब भी हम इनका अर्थ लिखेंगे, अर्थात करके हमने क्या शब्द समझ में आया उसका अगर हम उत्तर नहीं लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा। जैसे आप देखिए, आपके सामने लिखा हुआ ब्रैकेट में शिव, रावण, विष्णु, कमल। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।